एवरीवन, आज हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स में चैप्टर 2 लॉ ऑफ फोर्सेस मीन्स बलों के नियम के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स मेनली हम लोग जो है फोर्स की एनालिसिस करेंगे। अंडरस्टैंड? फोर्स मीन्स बल। बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन किया जाता है या स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है। अब इसको कुछ इसमें जो है कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी लड़के हैं, तो उनके लिए भी मैं थोड़ा सा और भी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ ताकि वो भी समझ सकें। ठीक है। तो मैंने क्या कहा जस्ट कि फोर्स इज़ द कॉज बाय विच द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड और ट्राइज टू चेंज। अंडरस्टैंड? ये आपका फोर्स है। अब क्या है? बल बाह्य अथवा आंतरिक दोनों हो सकता है। बाह्य बल को लोड भी कहते हैं। मीन्स फोर्स में भी एक्सटर्नल और इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स इज आल्सो नोन एज लोड। अंडरस्टैंड? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक बॉडी में 3D में आपको बताना चाहूँगा। ये आपका जो है एक बॉडी ले रहे हैं हम। ठीक है। ये आपका बॉडी ले रहे हैं हम जो कि 3D है। ठीक है। अब क्या है, हम लोग जो है अवे फ्रॉम द स्पेस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हम लोग अवे फ्रॉम द स्पेस कर रहे हैं, सॉरी सरफेस। ठीक है। एज ये कौन सा फोर्स है? पुलिंग फोर्स। ठीक है। यानी इसको हम बोलेंगे एज ए टेंसाइल फोर्स। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे तनाव बल। ठीक है। तो हम लोग जब इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तनाव बल अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि इस बॉडी में ये आपका जो है बॉडी है। ठीक है। इस पे हम लोग जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एज ए टेंसाइल फोर्स मीन्स तनाव बल। ठीक है। तनाव बल का मतलब जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वह फोर्स कब तनाव बल कहलाएगा? मीन्स टेंसाइल फोर्स कब कहलाएगा? जब उस बॉडी के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस होती है अगर वो बढ़ती है तब हम वो फोर्स को मतलब उस फोर्स को हम टेंसाइल फोर्स कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो हम जब इस पे जो है टेंसाइल फोर्स अप्लाई किए तो इनके बीच में मतलब इनके अंदर दो मॉलिक्यूल हम लोग ले रहे हैं। ठीक है। अब ये हमेशा किस डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं? और नॉट पे। किस डिस्टेंस पे? और नॉट। ठीक है। और नॉट पे इसलिए रहना चाहते हैं इस डिस्टेंस पे ताकि इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है मिनिमम हो। ठीक है। अब देखिए हम लोग जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो इन इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस जिसको बोलते हैं अंतराणविक स्थान, तो ये इस डिस्टेंस को अंतराणविक स्थान बोलते हैं। ठीक है। तो हमने दो मॉलिक्यूल लिया, इनके मॉलिक्यूल का मतलब अणु, तो इनके बीच में हमने देखा कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है। लेकिन ये हमेशा किस पे रहना चाहते हैं? और नॉट पे रहना चाहते हैं। ठीक है। तो अब क्या होता है जब ये इधर जाता है और ये वाला मॉलिक्यूल इधर जाता है, तो ये क्या करते हैं, अब जो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसका ये दोनों अपोज करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, पास आने के लिए एक बल लगाते हैं। इसी बल को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, आंतरिक प्रतिरोधी बल। ठीक है।
ये आंतरिक प्रतिरोधी बल क्यों लगा रहे हैं मॉलिक्यूल्स, ताकि आप जो पास पास आ जाए, मीन्स अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ हम कहना चाहेंगे कि जो फोर्स होता है ये दो टाइप का हो सकता है, या तो वो एक्सटर्नल होगा या तो वो इंटरनल होगा। तो हम लोग ये जो फोर्स लगा है ये एक्सटर्नल है, और जो बॉडी के अंदर जनरेट हो रहा है वो इंटरनल है। अंडरस्टैंड? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। सो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो वही हमने अभी जस्ट कहा कि फोर्स क्या है। फोर्स जो है वह बाह्य कारक है जो किसी बॉडी के स्थिति में क्या करता है, परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो हमने वही बताया हुआ था कि फोर्स इज द काज बाय विच द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड और ट्राइज टू चेंज। अंडरस्टैंड? एंड फोर्स may be external or internal, and external force is also known as load. I hope everything is clear now. ठीक है, और मैंने पिछली क्लास में अच्छी तरह से क्लियर किया हुआ था कि इफेक्ट ऑफ अ फोर्स यानी बलों का प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। और मैंने ये भी क्लियर किया हुआ था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फोर्स मीन्स फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से मेजर पॉइंट हैं, ये भी मैंने क्लियर किया हुआ था। बट इसको मैं जो है कि चीज़ों को रिकॉल कर दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ लड़के जो है पिछली क्लास मिस किए हुए थे, क्योंकि वो बेसिक था। ठीक है, और उसको अगर नहीं समझेंगे तो ये जो अप्लाइड मैकेनिक्स का सेकेंड चैप्टर है वो इसमें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, मैंने इफेक्ट ऑफ अ फोर्स मीन्स बलों के प्रभाव में मैंने बताया था कि वो 3 पॉइंट यानी 3 प्रभाव वहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि बल का। ठीक है, इसमें पहला मैंने जो बताया था, इसमें बताया था कि कोई बॉडी है, उस बॉडी के स्टेट मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ये पहला पॉइंट हमने प्रभाव देखा था। दूसरा प्रभाव हमने देखा था कि कोई मूविंग बॉडी है मीन्स जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, उसकी डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है या चेंज करने का प्रयास करता है। ठीक है, तीसरा मैंने प्रभाव क्या देखा था कि किसी डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब विरूपित पिंड है, समझे? यानी जो है कि हम लोग जो फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या उसके शेप एंड साइज में परिवर्तन आ जाता है, बट जैसे ही फोर्स जो कि रिमूव करते हैं तो फिर जो है अपने इनिशियल जो ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है। और इफेक्ट हमें क्या देखने को मिलता है फोर्स का, वो क्या कर सकता है, डिफॉर्मेबल बॉडी के शेप एंड साइज को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है या चेंज करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो वहाँ पे अब जो कि इसमें इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। पहला मुझे जो है फोर्स का इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट इज कैन चेंज स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और ट्राइज टू चेंज। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है या चेंज करने का प्रयास कर सकता है। दूसरा इफेक्ट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट और ट्राइज टू चेंज। अंडरस्टैंड? एंड थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया था, कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ अ डिफॉर्मेबल बॉडी और ट्राइज टू चेंज। अंडरस्टैंड? तो देयर आर इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। अंडरस्टैंड? चलिए, अब मैंने क्या बताया था, इसमें और भी एक चीज़ मैंने बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फोर्स, यानी फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजर पॉइंट। अंडरस्टैंड? इन विच वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का मतलब परिमाण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिमाण। ठीक है, पहला ये होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए आपके पास, डायरेक्शन ऑफ फोर्स मीन्स दिशा। ठीक है, फोर्स की दिशा होनी चाहिए। तीसरा क्या कह रहा है आपका, तीसरा आपका हमने बताया हुआ था, तीसरा में आपका जो है
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी क्रिया बिंदु, ठीक है, आया समझे, मीन्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, अंडरस्टैंड। एंड मैंने फोर क्या बताया हुआ था, और हमने बताया था कि लाइन ऑफ एक्शन मीन्स क्रिया रेखा, ठीक है। तो ये मेजर 4 पॉइंट हैं जो है कि फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये 4 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। और मैंने विद फिगर मैंने जो है डायग्राम के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था इन चारों फोर्स को कैसे। जैसे मान लीजिए आपका ये सपोज दैट ये आपका कोई आपकी गाड़ी है, ठीक है, आया समझे। अब क्या है कि हम जो है इस पे पीछे से इसको एज ए पुश कर रहे हैं, पुश का मतलब धक्का दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हम जो है 10 किलो न्यूटन फोर्स लगाए, ठीक है। तो अब देखिए मैंने इस जो है कि इस गाड़ी पे पीछे की तरफ से पुश किया यानी एक फोर्स लगाया। तो अब ध्यान से देखिएगा ये 4 पॉइंट कहाँ कैसे ये हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट हमने क्या कहा, मैग्नीट्यूड। तो ये जो 10 किलो न्यूटन है यही क्या आपका है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और ये मैंने दूसरा बताया था डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन। अब सपोज दैट इसको उत्तर, इसको दक्षिण, इसको पूरब, इसको पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो डायरेक्शन है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, यानी ये आपका पूरब दिखा रहा है, यानी कि डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका पूरब हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, ठीक है। चलिए तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया डायरेक्शन। और तीसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी फोर्स किस बिंदु पे काम कर रहा है, इस बिंदु पे, यानी इसको मान लीजिए ए, यानी पॉइंट ए है, पॉइंट ए इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अंडरस्टैंड। यानी ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी फोर्स का क्या, यानी कि फोर्स को दिखाने के लिए कि यानी किस पॉइंट पे काम कर रहा है, तो उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या मैंने बताया था, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। अब ये जो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, इसको क्या कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। इसकी क्रिया रेखा जो है मतलब इसको थोड़ा से आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे, क्योंकि इसी डायरेक्शन में जो फोर्स काम कर रहा था, इसी जो है लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन, मीन्स क्रिया रेखा, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। तो ये 4 पॉइंट मेजर पॉइंट है, ठीक है। चलिए फोर्स की एनालिसिस हो गई है अब, और आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत हो रही है, यानी फोर्स एज ए वेक्टर क्वांटिटी, अंडरस्टैंड। यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है, फोर्स को शो करने के लिए। चलिए अभी तक तो मैंने फोर्स की एनालिसिस किया।